नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। झारखंड में इस बार 2 साल बाद सरहुल और रामनवमी की शोभा यात्रा निकलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसको लेकर हरी झंडी दे दी है और इस बार कोविड गाइडलाइन की कुछ पाबंदियों के साथ शोभा यात्रा निकालने की अनुमति राज्य सरकार ने दे दी है। तो 2 साल बाद इस बार सरहुल और रामनवमी की जुलूस शोभा यात्रा निकलेगी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इससे लेकर हरी झंडी दे दी है और इस बार कोविड गाइडलाइन की कुछ पाबंदियों के साथ शोभा यात्रा निकालने की अनुमति राज्य सरकार ने दी है। और अधिक अपडेट के साथ संवाददाता अविनाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अविनाश, देखिए 2 साल बाद रामनवमी और सरहुल का जुलूस निकलेगा। जरूर रंजना, सरहुल और रामनवमी को लेकर लगातार चाहे वो अखाड़ा कमेटी की बात करें या आदिवासी संगठनों के द्वारा लगातार मुख्यमंत्री के साथ जो बातचीत हो रही थी उसके आधार की बात करें, जो बजट सत्र चल रहा था उसमें लगातार चाहे वो सत्ता पक्ष के विधायक हों या विपक्ष के कई विधायक हों, उन्होंने भी ये मांग की थी। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो जानकारी आ रही है उसमें मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को आदेश दिया गया है कि वो इसको लेकर एसओपी तैयार करें और कुछ शर्तों के साथ शोभा यात्रा, जिसको जुलूस भी लोग कहते हैं, वो निकालने की तैयारी है। और 1 से 2 दिनों के अंदर एसओपी जारी कर दिया जाएगा और उसी एसओपी के तहत जो भी अखाड़ा कमेटी होंगे या जो सरहुल कमेटी है वो उस गाइडलाइन का पालन करते हुए जुलूस और शोभा यात्रा निकाल सकेंगे। बाकी अविनाश, देखिए एसओपी का इंतजार होगा, लेकिन क्या कुछ कोविड गाइडलाइन मतलब पाबंदियां हो सकती है? एसओपी में क्या कुछ हो सकता है? देखिए 2-3 चीजें स्पष्ट तौर पर हैं। जो जानकारी आ रही है कि जो जुलूस निकलेंगे, जो शोभा यात्रा जो निकाली जाएगी उसमें लोग के चेहरे पर मास्क होनी चाहिए। वो मास्क को अनिवार्य रूप से उसमें शामिल किया गया है। दूसरी, जो भीड़ होगी, भीड़ एक साथ बहुत ज्यादा इकट्ठा ना हो, इसको लेकर भी कुछ खास तैयारी है कि कैसे टुकड़ों टुकड़ों में अलग अलग जुलूस के माध्यम से लोग उसमें शामिल हो सके, एक साथ बहुत ज्यादा भीड़ ना हो, इसको ध्यान में रखा गया है। कुछ ऐसे इलाके कह सकते हैं जो सघन आबादी वाले क्षेत्र हैं, वहां समय अवधि भी तय की जा सकती है कि कब से कब तक आप जुलूस निकाल सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो 1 से 2 दिनों के अंदर स्पष्ट तौर पर सामने आ जाएंगी और उसके बाद जो भी कमेटी है उनको ये दिशा निर्देश भी दिया जाएगा कि वो जो एसओपी जारी किए जा रहे हैं उसी के आधार पर अपनी शोभा यात्रा निकालेंगे। चलिए, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश। बढ़ते आगे और धनबाद के जोड़ा पोखर थाने के पास आक्रोशित लोगों ने जमकर पत्थरबाजी की और पुलिस ने यहां लोगों पर जमकर लाठी भी बरसाई। दरअसल बरारी में तालाब में छात्रा का शव मिलने के बाद ग्रामीण और परिजन दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने का घेराव करने पहुंचे और परिजनों ने पुलिसकर्मी पर अपशब्द कहने का आरोप भी लगाया और आरोप लगाते हुए उस पर कार्रवाई की मांग भी की, जिसके बाद ग्रामीणों के साथ पुलिस ने बातचीत की और एसडीपीओ के आश्वासन के बाद थाना घेराव समाप्त किया गया। अपशब्द कहने वाले पुलिसकर्मी को तत्काल कार्रवाई करते हुए निलंबित भी कर दिया गया। आपको बताते चले कि जोड़ा पोखर के बरारी 1 नंबर तालाब के पास छात्रा का शव बरामद हुआ है और छात्रा की हत्या कर चेहरे को तेजाब से जलाया गया था। आशंका जताई जा रही है कि छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई है। करने के लिए कहीं नहीं खोज रहा। हम लोग का सबसे पहला मुद्दा है कि थाना प्रभारी को बर्खास्त करें और लड़की को न्याय चाहिए। जो मुजरिम है उसको अभी तुरंत गिरफ्तार चाहिए, उसको न्याय चाहिए। हम लोग को पैसा कोई नहीं चाहिए। थाना वाला बोला 10,000 ले लीजिए, लाश हटा दीजिए। तो हम लोग 1-1 रुपया करके चंदा करेंगे तो 5 लाख होगा उसका। हम लोग को पैसा नहीं चाहिए, न्याय चाहिए। हम लोग जब तक न्याय नहीं मिलेगा 1 महीना बैठना पड़े, 1 साल बैठना पड़े, हम लोग यहीं रहेंगे। और धनबाद में जमीन कारोबारी नन्हे खान की हत्या मामले में पुलिस ने 3 अपराधियों को यूपी से गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से पिस्टल, देसी कट्टा और 8 गोली बरामद हुआ है। मामले में मुख्य आरोपी प्रिंस सहित अन्य आरोपी फरार हैं। वासेपुर जमीन कारोबारी नन्हे खान हत्याकांड में शामिल 3 अपराधी बंटी खान उर्फ जियाउल हक, टुन्ना खान उर्फ मोहम्मद इरफान आलम और नादो उर्फ मोहम्मद नदीम खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं हत्या की जिम्मेदारी लेने वाला मुख्य आरोपी प्रिंस खान और अन्य अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। आपको बताते चले कि 24 नवंबर 2021 को वासेपुर में नन्हे खान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और नन्हे खान वासेपुर डॉन फहीम खान का करीबी था।
उसमें जो वांछित अपराध कर्मी थे 3 अपराध कर्मी, जो मुख्य अपराध कर्मी थे उसमें बंटी खान और इरफान आलम, एक पिस्टल है, एक देसी कट्टा है, कुछ और वो भी हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे। हमारी जो क्योंकि ये जो टीम जो हमारा वेस्ट बंगाल यूपी में है, हम लोग लगातार बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमें आ रहे हैं। गुमला में पूर्व नक्सली की पत्नी और बेटे की हत्या मामले में पुलिस ने घायल अशोक लकड़ा उर्फ अमरजीत को AK-56 राइफल के साथ गिरफ्तार कर लिया और हमले में पत्नी की और बेटी की मौत के बाद घायल पूर्व नक्सली जनावल गांव में अपना इलाज करा रहा था और जिसकी सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गिरफ्तार अशोक लकड़ा निशानदेही पर पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किया है, जिससे एक AK-56 राइफल और इसके साथ ही 109 कारतूस के साथ ही 6 पॉकेट वाला एक विंडोलिया भी बरामद किया गया। गिरफ्तार पूर्व नक्सली पर कई थानों में 17 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। पुलिस अब इस हमले के पीछे के गिरोह का पता लगाने में जुटी हुई है। जो अमर है, जो इंजर्ड है, अभी पुलिस कस्टडी में है, वो बता रहा है, जिसका फर्द बयान नोट किया गया है कि उनके ही साथी, हालांकि वो किसी को देखा नहीं है जैसा बताता है, लेकिन बोला कि मेरे ही पूर्व साथी द्वारा घटना को अंजाम दिया गया। तो उसी के अनुसार हम लोग केस को आगे अनुसंधान में ले जा रहे हैं और आगे जैसे भी जांच में आएगी आप लोगों को अपडेट किया जाएगा। इधर सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर में शुक्रवार को कारोबारी हत्याकांड में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 2 अपराधी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी अब भी गिरफ्त से बाहर है और एसपी ने बताया कि देबूदास का बढ़ता व्यापार उसके विरोधी को रास नहीं आ रहा था, इसलिए उन लोगों ने साजिश के तहत उसकी हत्या करवा दी। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल देसी कट्टा जब्त कर लिया है। और इस पूरे हत्याकांड का खुलासा करने के लिए हमने एक विशेष टीम का गठन किया था और जिसका नेतृत्व थाना प्रभारी आदित्यपुर कर रहे थे। इस केस को मैं पर्सनली रोज मॉनिटर कर रहा था। फर्जी दस्तावेज पर बैंकों को 75 करोड़ से अधिक का चूना लगाने के आरोपित बिल्डर ज्ञान प्रकाश सरावगी को ईडी ने मंगलवार की दोपहर रांची से गिरफ्तार कर लिया है। ज्ञान प्रकाश सरावगी की गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम में दर्ज केस में हुई है और ईडी ने यह केस सीबीआई में दर्ज 3 अलग अलग प्राथमिकियों और चार्जशीट के आधार पर दर्ज किया था। मंगलवार को ईडी ने पूछताछ के बाद बिल्डर ज्ञान प्रकाश सरावगी को गिरफ्तार किया और ज्ञान प्रकाश सरावगी पर यह भी आरोप है कि उसने ईडी को जांच के दौरान सहयोग नहीं किया। विधायक सीपी सिंह ने आर्म्स लाइसेंस को लेकर रांची उपायुक्त पर गंभीर आरोप लगाए। सीपी सिंह ने आरोप लगाया कि रांची उपायुक्त आर्म्स लाइसेंस के लिए पैसों की डिमांड करते हैं। सीपी सिंह के सवाल उठाने के बाद अब इसका साइड इफेक्ट दिखने लगा है। रांची उपायुक्त ने अपने कार्यालय में एक बोर्ड लगा दिया है जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि आर्म्स से संबंधी कार्यों के लिए मिलना वर्जित है। मामले का जायजा लिया संवाददाता ओम प्रकाश ने। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में रांची उपायुक्त छवि रंजन पर एक गंभीर आरोप माननीय विधायक सीपी सिंह के द्वारा लगाया गया और साफ तौर से ये कहा गया कि जो रांची उपायुक्त हैं वो इस आर्म्स लाइसेंस देने के एवज में पैसों की डिमांड करते हैं। ये आरोप जब लगा उसके बाद की जो स्थिति है वो देख सकते हैं। इस वक्त हम रांची उपायुक्त के कार्यालय परिसर में हैं। देख सकते हैं आवासीय कार्यालय में एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें साफ तौर से ये अंकित किया हुआ है कि आम संबंधी कार्यों के लिए मिलना वर्जित है। तो साफ तौर से डीसी के द्वारा ये लिखा गया है कि इस किसी भी तरह के आर्म्स लाइसेंस से रिलेटेड मामले में इनसे मिलना उचित नहीं है और यहाँ पर पूरी तरह से वर्जित है। पूरे मामले को लेकर रांची उपायुक्त ने साफ तौर से जो विधायक हैं उनसे भी जानना चाहा है कि आखिर किस व्यक्ति का नाम लेकर वो आरोप जो है उन पर लगाए गए हैं का कितना असर आने वाले दिनों में पड़ता है। जो अधिकारी और जो विधायक हैं उनके पीछे के ये विवाद और कितना लंबा खिंच पाता है और इससे शहरवासियों को क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची।
आय से अधिक मामले में मांडा विधायक बंधु तिर्की को 3 साल की सजा सुनाई गई है और कोर्ट के इस फैसले के बाद उनकी सदस्यता जाना लगभग तय मानी जा रही है। सजा सुनाई जाने के बाद बंधु तिर्की ने पहली बार कैमरे के सामने अपने भविष्य की राजनीति का खुलासा किया है। बंधु तिर्की ने कहा कि कोई फैसला उनकी आवाज को दबा नहीं सकता है और बंधु तिर्की ने कहा कि वो आंदोलन की आग में तप कर फिर आगे आएंगे। बंधु तिर्की से बातचीत की हमारे संवाददाता अविनाश कुमार ने। आय से अधिक मामले में मांडर विधायक बंधु तिर्की को 3 साल का सश्रम कारावास की सजा हुई है। हालांकि बेल उन्हें मिल चुका है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अब बंधु तिर्की क्या करेंगे। बंधु जी, सबसे पहले तो ये सवाल कि ये जो कोर्ट का फैसला है, इसके लिए आप मानसिक रूप से तैयार थे? आपको लग रहा था या आप कुछ और भी सोच रहे थे? देखिए, सबसे पहले तो जो कोर्ट का निर्णय आया है इसका मैं सम्मान करता हूं और ये मामला जग जाहिर था और समय समय पर जिस तरह से मामला यू टर्न लेते रहा, तो मुझे इन चीज़ों का आभास तो हो ही चुका था कि मामला इसमें मोटिवेटेड मामला हो रहा है, मामला सही दिशा में नहीं जा रहा है। दादा, तो हम क्या माने कि बंधु तिर्की बेरोजगार हो गए हैं? अब सदस्यता जाएगी, फिर आप अगर 9 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते तो एक नेता के लिए तो बहुत ही खराब स्थिति होती है। नहीं, सबसे पहले तो अभी मैं आपका ऊपर कोर्ट जाऊंगा, हाई कोर्ट जाऊंगा, हाई कोर्ट में अपील करूंगा, अपने पक्ष को रखूंगा और मुझे विश्वास है कि मुझे निश्चित रूप से हाई कोर्ट से में न्याय मिलेगा। मुझे बिल्कुल विश्वास है। तब है क्या कि नेता कभी बेरोजगार होता नहीं है, नेता काम करने वाला होता है, जो जनता का आवाज़ होता है। और मैं तो लगातार इस प्रदेश में यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, किसान, मजदूर, छात्र छात्राओं का आवाज़ बनकर बना हूँ हमेशा। मैं फिर तब के आऊँगा। मैं इसमें हम अपने को कमज़ोर भी नहीं समझने वाला हो और न ही मैं इससे हमें इस लड़ाई को लेकर के मैंने किसी भी हालत में हार नहीं मानूंगा। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। बंधु तिर्की ने कहा कि मैं हार मानने वाले नेताओं में से नहीं हूं, फिर से एक बार तब के संघर्ष से लोगों के सामने आऊंगा और अपनी राजनीति को आगे भी इसी तरह पूरी बुलंदियों के साथ जारी रखूंगा। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। गर्मियों की छुट्टियों का सदुपयोग करने के लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने आकांक्षा योजना को विस्तार रूप देने की योजना बनाई है और झारखंड के सरकारी स्कूलों में आने वाली गर्मी की छुट्टी में ओलंपियाड का आयोजन किया जाएगा। इसमें स्कूलों में पढ़ने वाले 9वीं से 12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स जो हैं वो भाग ले सकेंगे। और झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक किरण पासी ने बताया कि राज्य स्तरीय कैंप लगाकर बच्चों को ट्रेन किया जाएगा और जिला स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित भी किया जाएगा। इसके लिए JCERT ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया है और वहीं छात्र छात्राओं ने शिक्षा विभाग के इस पहल की तारीफ की है। और इधर रामगढ़ के मांडू प्रखंड के मांडू चट्टी पंचायत के बाला दोहर की हजारों की आबादी पानी की तलाश में सुबह से ही जद्दोजहद करने को मजबूर है। इस टोले में दलितों की आबादी निवास करती है और यहां बना मिनी सोलर जल मीनार बीते 2 साल से खराब है और ऐसे में ग्रामीणों का जो पानी के लिए अहले सुबह से ही वो नदी नालियों और तालाब की ओर दौड़ लगाना पड़ता है। ज्यादा जानकारी दे रहे संवाददाता जावेद खान। मैं मौजूद हूं मांडू प्रखंड के मांडू चट्टी पंचायत के बाला दोहर में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं महिलाओं को पानी के लिए सुबह से शाम तक यूं ही भाग दौड़ करते रहती हैं। आइए सामने देख सकते हैं, यहाँ पर मिनी जल मीनार बनाया गया है जो सोलर से संचालित होता है। ये बीते 2 वर्ष से खराब है। बताया गया कि 3,85,000 की लागत से इसका निर्माण कराया गया था, लेकिन जब से इसका निर्माण हुआ तब से
ये ग्रामीणों का प्यास बुझाने में अब तक असफल साबित हुआ है। ऐसे में सीधे यहाँ के महिलाओं से बात कराते हैं कि उन्हें पानी के लिए किस तरह से सुबह से शाम तक भाग करना पड़ता है। बताइए किस तरह की परेशानी होती है? सर, एटा जहाँ पाला था वहाँ गढ़ा का लान के पीते हैं, तालाब में बर्तन धोते हैं, तालाब में नहाते हैं। शाम सुबह हम लोग का उठते हैं, अरे पानी का सच रहता है। चावल तो किसी तरह कटोल में मिल जाता है, लेकिन पानी कहाँ से पियेंगे? तो पानी खरीद के पीते हैं? हाँ, 15 रुपया में अभी पूरा परमानेंट लीजिएगा तो 15 में देगा, नहीं तो 20 रुपया लेते हैं। तो कितना खरीदेंगे सर? ये जल मीनार कब से खराब है? वही तो 2 साल हो गया। 2 साल से खराब है? 2 साल से खराब है, इतना हम लोग झील रहे हैं अभी पानी का वास्ते। चापाकल भी खराब है? चापाकल भी खराब है। आप महिलाओं का व्यथा को सुन रहे हैं, चापाकल भी खराब है, जल मीनार भी खराब है। आप समझ सकते हैं। एक और महिला से बात कराते, बताइए किस तरह से परेशानी होती है? जी सर, सुबह होता है तो हम लोग चल जाते हैं तालाब में नहाना, खींचना, धोना, पानी, बर्तन उर्तन सब कुछ वहीं से, तालाबे से हम लोग सब कुछ करते हैं सर। खाली पीने वाला पानी जो है जो लेते हैं हम लोग खरीद के पीते हैं सर। तो इन्हें पीने का पानी खरीद के पीना पड़ता है और 20 रुपया बता रहे हैं कि यहाँ पर प्रति बोतल इन्हें पानी मिलता है जार में। और एक महिला से और बात कराते, बताइए किस तरह से परेशानी हो रही है? पानी का पूरा दिक्कत है और फिर तालाब में कपड़ा धोना पड़ता है, बर्तन उर्तन सब धोना पड़ता है, दूर से पानी लाना पड़ता है, खरीद के भी पीना पड़ता है। खरीद के पीती है? यहाँ पे सोलर मिनी जल प्लांट आप देख सकते हैं, यहाँ बैठाया हुआ है, लेकिन ये किसी काम का नहीं है। एक और बगल में नया पीएचडी विभाग के माध्यम से जल मीनार का निर्माण कराया जा रहा है। ग्रामीण उम्मीद जता रहे हैं कि इस गर्मी में वो चालू हो जाए, लेकिन विभाग के अधिकारी फिलहाल इस पर किसी तरह का कोई यहाँ पर बात बताने को तैयार नहीं है कि वो जल मीनार कब तक चालू होगा। ऐसे में मांडू चट्टी पंचायत के बालादोहर के ग्रामीण फिलहाल पानी के लिए नदी, नाले और कुओं के पर निर्भर हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि भीषण गर्मी में ग्रामीणों की परेशानी को। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। इधर जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन की सीनियर इंस्ट्रक्टर अस्मिता दोजरी माउंट एवरेस्ट के अभियान पर जाएंगी। कोरोना के कारण पिछले 2 सालों से एवरेस्ट एक्सपीडिशन बंद था और टाटा स्टील के सहयोग से वो अभी तक 11 क्लाइंबर माउंट एवरेस्ट को फतह कर चुकी हैं। आपको बता दें कि माउंट एवरेस्ट एक्सपीडिशन की शुरुआत 2 अप्रैल से होगी। जमशेदपुर की रहने वाली 37 वर्षीय क्लाइंबर अस्मिता दोरजी ने कोरोना काल के दौरान माउंट एवरेस्ट अभियान के लिए काफी कड़ी ट्रेनिंग की है। अस्मिता ने कहा कि बेटियां किसी से कम नहीं हैं और इस बार सबसे खास बात यह है कि अस्मिता दोरजी इस बार बिना ऑक्सीजन को उपयोग किए दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करने की कोशिश करेंगी। अब तक किसी भारतीय महिला ने पूरे ऑक्सीजन के एवरेस्ट पर चढ़ाई नहीं की है। इधर गोड्डा के पड़ाया हाट प्रखंड के ठाकुर नाहान पंचायत के जगदम्बा स्वयं सहायता समूह के डीलर के विरोध में लाभुकों ने मोर्चा खोल दिया और डीलर के विरोध में ग्रामीणों ने डीसी से मुलाकात कर शिकायत भी की और ग्रामीणों ने डीलर पर अनाज नहीं देने और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि डीलर दबंगई के साथ कम अनाज देता है। ग्रामीणों ने डीसी से डीलर को बदलने की मांग की है। केकरा दिला 3000 सवा देवी केज के सवा देवी डीलर अच्छा कथी दिला चला राशन कार्ड बनाने के लिए सब कोई दिए थे जितना आदमी है आप दिए थे 3000 अभी तक कार्ड नहीं बना कितना दिन पहले दिए थे साल भरी हो तो अनाज मिलता है अब नहीं राशन नहीं लबा सभा देवी पास कहना 1 महीना दिए 2 महीना चढ़े 1 महीना दै 2 महीना चढ़ा दे हाँ बोले झगा मंगा के ओकर बाद कलरो पकड़ ले मारपीट करे डीलर ना हाँ हमार लड़का खुद तो डीसी साहब लिए बस्ता है लचला हाँ यह बात है डीसी लो आला चलिए क्या देखो राशन लेने जाते हैं तो मतलब गाली गलौज करती है और मतलब 1 महीना राशन देती 2 महीना चढ़ाती है और बोलने जाते हैं तो बोलते हैं कि जा हम बेच लेंगे कुछ भी कर लेंगे किनको पास बोलना बोल दीजिए हम लोग कुछ नहीं कर सकिएगा हम लोग को। जमशेदपुर के बिष्टुपुर में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत के बाद जमकर बवाल हुआ। स्थानीय लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर थाने में जमकर हंगामा किया। दरअसल एक तेज रफ्तार से आ रही मालवाहक गाड़ी ने बाइक सवार को रौंद दिया और घटना में एक व्यक्ति घायल भी हुआ है जिसे अस्पताल में एडमिट कराया गया है। घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने थाने में जमकर हंगामा किया और थाने में धक्का मुक्की की भी नौबत आ गई।
बताया जा रहा है कि मालवाहक वाहन चोरी का सामान लेकर भाग रहा था और इसी दौरान बाइक सवार शख्स ने उसका पीछा किया, जिसके बाद यह हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस जो है इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। सुशील कुमार जा रहा था अपना फूल लाने के लिए पूजा के लिए, एक LPT 407 था, वो चोरी करके अपना इसका क्या बोलते हैं कोरियर का सामान चोरी करके लेकर भाग रहा था और जिसका सामान था वो पीछे पीछे दौड़ रहा था। ये देखा, उसको बोला कि चल भाई बैठ, पकड़ते हैं। तो पकड़ने गया, 407 वाला जा करके चढ़ा। पर पता चला कि एक व्यक्ति इनका इलाज चल रहा है, ठीक है, और दूसरे व्यक्ति जो शायद कदमा के थे उनका वहाँ पे मृत्यु हो गया है। ठीक है, इस पे जांच की जा रही है और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो किया जा रहा है। और इधर चतरा में पुलिस ने 16 किलो गांजा बरामद किया और पुलिस ने हंटरगंज थाना क्षेत्र के पंडरी कला गांव में एक घर से गांजा बरामद किया है और इस दौरान पुलिस ने तस्कर प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार शख्स बिहार के गया जिले से सटे सीमावर्ती इलाकों में गांजे की तस्करी करता था। और जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहें आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। इस न्यूज़ हेड